दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई। इस्लाम की स्थापना के परिणामस्वरूप अरब और मध्य एशिया में हुए धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने जिस प्रसारवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसी का परिणाम थी। बाद के काल में मंगोलों के आक्रमण से इस्लामी जगत भयभीत था। उसके आतंक के कारण इस्लाम के जन्म स्थान से इस्लामी राजसत्ता के पांव उखड़ गए थे। इस स्थिति में दिल्ली सल्तनत इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वानों, साहित्यकारों और शासकों की शरणस्थली बन गई थी। भिन्न भिन्न वंशों का अधिकार। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में युगांतकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्थाओं से भिन्न था। इस काल के शासक एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसे धर्म पर आधारित थी जो कि साधारण धर्म से भिन्न था। शासकों द्वारा सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण और कृषक वर्ग के शोषण का भारतीय इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से प्रारंभ होकर 1562 तक रहा। 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुस्लिमों का शासन व्याप्त रहा। यह काल स्थापत्य एवं वास्तुकला के लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित 5 वंशों का शासन रहा। मामलुक अथवा गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह वंश 1290 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसका नाम गुलाम वंश इस कारण पड़ा कि इसका संस्थापक और उसके इल्तुतमिश और बलबन जैसे महान उत्तराधिकारी प्रारंभ में गुलाम अथवा दास थे और बाद में वे दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने में समर्थ हुए। कुतुबुद्दीन 1206 से 10 ईस्वी मूलतः शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का तुर्क दास था और 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में विजय प्राप्त करने में उसने अपने स्वामी की विशेष सहायता की। उसने अपने स्वामी की ओर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुसलमानों की सल्तनत पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में बिहार और बंगाल तक 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के पूर्व में ही विस्तृत कर दी। दिल्ली के सिंहासन पर यह वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक आरूढ़ रहा। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का तुर्क दास था, पर उसकी योग्यता देखकर गोरी ने उसे दासता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन मूलतः गुलाम था, इसलिए यह राजवंश गुलाम वंश कहलाता है। वह 1210 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। कहते हैं, दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उसने ही आरंभ कराया था। वह योग्य शासक माना जाता है। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश था, जिसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय में साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ और कश्मीर से नर्मदा तक तथा बंगाल से सिंधु तक का भूभाग गुलाम वंश के अधीन आ गया। इल्तुतमिश के बेटे बड़े विलासी थे, अतः कुछ समय बाद 1236 ईस्वी में उसकी पुत्री रजिया बेगम गद्दी पर बैठी। रजिया बड़ी बुद्धिमान महिला थी। वह मर्दाने वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी, पर षड्यंत्रों से अपने को नहीं बचा सकी और 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। इसी वंश में एक और प्रमुख शासक हुआ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। बलबन भी मूलतः इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। अमीर खुसरो गुलाम शासकों के ही संरक्षित विद्वान थे। खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी या खलजी वंश 1290 से 1320 दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत का दूसरा शासक परिवार था। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जिसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। इसके 3 शासक अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिण भारत में हिंदू राज्यों पर अधिकार के लिए जाने जाते थे। जलालुद्दीन की हत्या। खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, गुलाम वंश के अंतिम कमजोर बादशाह कैकुबाद के पतन के बाद एक कुलीन गुट के सहयोग से गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन उम्र में काफी बड़ा था और अफगान कबीले का माने जाने के कारण एक समय वह इतना अधिक अलोकप्रिय हुआ कि राजधानी में घुसने तक का साहस नहीं कर सका। उसके भतीजे जूना खां, बाद में अलाउद्दीन खिलजी, ने दक्कन के हिंदू राज्य पर चढ़ाई करके एलिचपुर और उसके खजाने पर कब्जा कर लिया और फिर 1296 में वापस लौटकर उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। साम्राज्य विस्तार। जूना खां ने अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि धारण कर 20 वर्ष तक शासन किया। उसने रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी और मांडू 1305 ईस्वी पर कब्जा किया और देवगिरी के समृद्ध हिंदू राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उसने आए दिन होने वाले मंगोल आक्रमण का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को 1308 ईस्वी ने दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश को उखाड़ फेंका और सुदूर दक्षिण में मदुरै पर अधिकार कर लिया। जब 1311 ईस्वी में मलिक काफूर दिल्ली लौटा तो वह लूट के माल से लदा हुआ था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के वंश का सितारा डूब गया। तुगलक वंश की स्थापना। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने 1412 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए। गयासुद्दीन, उसका पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1351 से 87।
इनमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था। फिरोज का साम्राज्य उनसे छोटा अवश्य था, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यद्यपि तुगलक 1412 तक शासन करते रहे, तथापि 1399 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। शासकों के नाम: गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का पतन: इन तीनों योग्य शासकों के बाद कोई और शासक सही शासन न कर सके। इसके बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। इनके अलावा कुछ शासक और हुए जिनका नाम इस प्रकार है: नसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक। सैयद वंश की स्थापना: इस वंश का आरंभ तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिज़र खां से 1414 में हुआ। इस वंश के प्रमुख शासक थे खिज़र खां 1414 से 1421, उसका पुत्र मुबारक शाह 1421 से 1434, उसका भतीजा मुहम्मद शाह 1434 से 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। अंतिम सुल्तान इतना अशक्त और अहदी था कि उसने 1451 में बहलोल लोदी को सिंहासन समर्पित कर दिया। 37 वर्षों के शासनकाल में सैयद वंश के शासकों ने कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। लोदी वंश की स्थापना: लोदी वंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाले बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। यह वंश 1526 तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन करता रहा। बहलोल लोदी सरहिंद का इक़्तादार था और जिसने शीघ्र ही सारे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया था। बहलोल लोदी की फौज ने कुछ ही समय में समस्त दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया और वहां के सैयद वंश का अंत कर दिया। इतिहास: तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली में सैयद वंश के रूप में एक नया राजवंश उभरा। कई अफगान सरदारों ने पंजाब में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। इन सरदारों में सबसे महत्वपूर्ण बहलोल लोदी था, जो सरहिंद का इक़्तादार था। बहलोल लोदी ने खोखरों की बढ़ती शक्ति को रोका। खोखर एक युद्ध प्रिय जाति थी और सिंध की पहाड़ियों में रहती थी। अपनी नीतियों और अपने साहस के बल पर बहलोल ने शीघ्र ही सारे पंजाब पर अधिकार जमा लिया। मालवा के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए उसे दिल्ली आमंत्रित किया गया और वह बाद में भी दिल्ली में ही रुका रहा। जल्दी ही उसकी फौजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। जब दिल्ली का सुल्तान 1451 में एक प्रवासी के रूप में मर गया, तो बहलोल औपचारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार सैयद वंश का अंत हुआ। 15वीं शताब्दी के मध्य से ही गंगा घाटी के उत्तरी भागों और पंजाब पर लोदियों का अधिकार था। दिल्ली के शासक पहले तुर्क थे, लेकिन लोदी शासक अफगान थे। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की फौज में अनेक अफगान थे, लेकिन अफगानी सरदारों को कभी भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया था। यही कारण था कि बख्तियार खिलजी को अपने भाग्य का निर्माण बिहार और बंगाल में करना पड़ा था। उत्तरी भारत में अफगानों के बढ़ते महत्व का अंदाजा मालवा में अफगान शासन के उदय से लग रहा था। दक्षिण में भी बहमनी सल्तनत में उनके पास महत्वपूर्ण पद थे। शासक: लोदी वंश में निम्नलिखित महत्वपूर्ण शासक हुए: बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर शाह लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया और उसी के साथ ही लोदी वंश भी समाप्त हो गया। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट विस्तृत वर्णन की भी ऑडियो वीडियो आपके लिए समय समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे हर समय अपनी तैयारी में हम फोकस कर सके। तो जुड़े हमारे साथ और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।